का संश्लेषण हुआ और यह दूसरे संश्लेषित करने के बाद इन्हें दूसरे अंग में भेज देते हैं। वह अंग कौन सा है तो उसके बारे में तो यहाँ पे एक छड़ाकार आप आकृति देख रहे हो, ठीक, ग्रीन कलर में आपको छड़ाकार आकृति दे रहे हैं, इससे बोला जाता है गोल्जी काय, ठीक। हेलो स्टूडेंट, आज हम कोशिका के बारे में देखने वाले हैं, कोशिका का अध्ययन करने वाले हैं, जिसे कोशिका विज्ञान कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। उस कोशिका के बारे में अध्ययन करने से पूर्व हम यह जानते हैं कि कोशिका आखिर है क्या। तो एक कोशिका के लिए हमेशा से आपने शब्द सुना होगा कि कोशिका को जीवन की अथवा जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे शब्द आता है कि जीव, तो जीव क्या है आखिर। तो जीव के बारे में पहले बात करना चाहेंगे। एक हमने शब्द सुना है जीव, एक सुना है हमने निर्जीव, है ना। तो हम कैसे निर्धारित करें कि कौन जीवित है और किसके अंदर जीवन नहीं है, जिसे हमने निर्जीव कह दिया। तो उसके लिए हम एक आधार बनाते हैं उनके लक्षणों को, ठीक। तो अगर हम बात करें कि जीव क्या है, तो जीव में कुछ लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि वह पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया करता है या फिर कहें तो संवेदनशील होता है। उदाहरण के तौर पर सीधा सा कि हमें गर्मी लगती है, गर्म का मौसम होता है हमें गर्मी लगती है, ठंड का मौसम होता है हमें ठंड लगती है, तो हम संवेदनशील होते हैं। उसी प्रकार से हम प्रतिक्रिया भी करते हैं। इसी प्रकार आसपास अनेक प्रकार की चल रही घटनाओं के प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं। और कैसे जीव, तो हमारा एक पाचन तंत्र है ना, हम भोजन ग्रहण करते हैं और फिर रासायनिक क्रियाएं होती हैं, तो हमारे अंदर अलग अलग रासायनिक क्रियाएं होती हैं। क्या यह क्रियाएं निर्जीव के अंदर हो रही होती हैं? तो उत्तर होगा नहीं, है ना। तो हमारे अंदर उपापचयी क्रियाएं भी पाई जाती हैं। इस प्रकार जीव में कुछ लक्षण होते हैं और भी अन्य लक्षण हैं, उसके बारे में चर्चा करने से पूर्व हम देखते हैं कि कोशिका क्या होती है। तो कोशिका को हमने बोला जीवन की इकाई, तो कोशिका के जीवन की इकाई कहा गया। तो हम पहले देखते हैं, हम अपने आप को ले लें, मनुष्य को ले लें, तो मनुष्य के अंदर अलग अलग तंत्र पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने एक तंत्र कहा पाचन तंत्र, इसी प्रकार परिसंचरण तंत्र हो गया। तो परिसंचरण तंत्र में हमारे शरीर से जो ब्लड है, जो रक्त है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। पाचन तंत्र की बात कर लेते हैं। सभी लोगों को इस बारे में एक प्रकार से ज्ञात होगा कि हमारा पाचन तंत्र किस प्रकार कार्य करता है। तो हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे मुख गुहा से भोजन होकर एक नलिकाकार आकृति से जाता है, जिसे हम एसोफेगस भी कहते हैं, और वह भोजन हमारे पेट में, स्टमक में पहुंचता है और फिर वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से उस भोजन का विखंडन होता है, और विखंडित होने के बाद वह फिर आगे अग्नाशय रस और पित्ताशय रस से मिलकर हमारी आंतों में जाता है, और आंतों में फिर उसका विखंडन होता है, उसे ऑब्जॉर्व किया जाता है। एब्जॉर्व करने के बाद हमारा जो भोजन है हमारे अंदर ऊर्जा के रूप में आ जाता है। तो इस प्रकार देखें, यह अलग अलग हमारा तंत्र है। इसी प्रकार परिसंचरण तंत्र है, इसी प्रकार हमारा उत्सर्जन तंत्र है। यह तंत्र बना है। अब हमने बात की मुख गुहा की, फिर बात की पेट की, फिर कहा आंत। तो यह अलग अलग अंग है जो हमारे पाचन में सहयोग कर रहे हैं। तो हमने इन अंगों के समूह को क्या बोल दिया? पाचन तंत्र, जो हमारे पाचन में सहायक है, तो हमने उसे बोल दिया पाचन तंत्र। ऐसी प्रकार अलग अलग अंग है। परिसंचरण तंत्र है हमारा, उसमें भी अलग अलग अंगों सहायक होते हैं, उनका सहयोग होता है। यह अंग जो है छोटे छोटे उत्तकों से मिलकर बने हैं। वह उत्तक क्या होते हैं कि कई सारी कोशिकाओं का समूह होता है ना। हमारे शरीर में एक छोटी सी, जिस प्रकार अगर हम देखें हमारे आसपास, आपने कई बार बिल्डिंग्स देखी होंगी, इमारतें देखी होंगी, तो इमारतों की जो दीवारें हैं वह छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी रहती हैं। तो वह जो ईंटें वह दीवार को बनाती है और वह एक छोटी छोटी इकाई के रूप में कार्य करती है। इसी प्रकार जो हमारा शरीर है, उसी प्रकार ईंटों के एक कमरे के आकार की आकृति होती है, जो हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे हमने कह दिया क्या? कोशिका अथवा सेल, ठीक। यह एक कमरे की आकृति है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की। उन्होंने एक नाम दिया क्योंकि उन्हें माइक्रोस्कोप में एक कमरे की आकृति दिखी। यूरोपियन कंट्रीज में नॉर्मली उसके लिए सेल वर्ड का उपयोग होता है, ठीक। एक ग्रीक वर्ड आया कोसा, और हमारे पास एक हिंदी शब्द आया कोशिका, और यह कोशिका शब्द हमारे सामने आया। अब इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके लिए हमने शब्द उपयोग किया कोशिका विज्ञान, जिसे हम अंग्रेजी में साइटोलॉजी कहते हैं। अब कोशिका का अध्ययन मतलब क्या? तो कोशिका का अध्ययन उसके अंदर होने वाली क्रियाओं के आधार पर किया जा रहा है,
उसके अंदर जो भी अंग पाए जा रहे हैं उनके आधार पर उसका अध्ययन करना ही कोशिका विज्ञान कहलाया। तो हम जो कोशिका के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, वह जो अध्ययन है वह उन अंगों के बारे में ही होगा। ठीक, तो आइए हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमने देखा, कोशिका को जो परिभाषित किया जाता है, तो कोशिका एक जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जीवन की संरचनात्मक इकाई मतलब सबसे छोटी संरचना, इसी प्रकार क्रियात्मक इकाई मतलब वह क्रिया कर रही है, इसीलिए शरीर में क्रिया हो रही है, शरीर के अंगों में क्रिया हो रही है। तो इकाई, अगर एक इकाई वह कार्य करती है तभी अंग कार्य करता है। ठीक, तो इसी प्रकार क्या है, कोशिका क्रियाएं कर रही है। अब वह कोशिका कैसे क्रिया कर रही है, इसके बारे में हम उसके अंगों के बारे में जानेंगे। जो कोशिका के अंग होते हैं अलग अलग, वह कोशिकांग कहलाते हैं। जब वह क्रिया करते हैं, जब वह सामूहिक रूप से क्रिया करते हैं तो एक कोशिका क्रिया करती है, और जब वह कोशिका क्रिया करती है तो अगर एक साथ मिलकर कई सारी कोशिकाएं क्रिया कर रही हैं तो वह समूह के रूप में उत्तक होती है। फिर कई अलग अलग प्रकार के उत्तक कार्य कर रहे होते हैं, वह उत्तक कार्य करके एक समूह में अंग का निर्माण करते हैं, वह अंग कार्य करता है। फिर अलग अलग अंगों से हमने देखा क्या, एक अंग तंत्र बनाया, जैसे कि पाचन तंत्र। तो ये सारे अंग मिलकर कार्य कर रहे हैं तो हमारा अंग तंत्र बना। तो हमने एक बार ऊपर से नीचे की ओर शरीर को विभाजित किया अलग अलग भागों में। इसी प्रकार जब क्रिया की बात की तो हमने कोशिका की क्रिया से देखते हुए, पहले कोशिका मिलकर जब कार्य करी तो उत्तक कार्य कर रहा है, उत्तक कई सारे कार्य मिलकर कर रहे हैं तो वह अंग कार्य कर रहा है, और अंग कार्य कर रहे हैं तो कई अंगों के समूह एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो हमने बोला कि एक अंग तंत्र कार्य कर रहा है। जैसे कि उदाहरण के रूप में देख ले, हमारा पाचन तंत्र, मुख गुहा, पेट या स्टमक, आंतें और हमारे अग्नाशय ग्रंथियां और लीवर की बात करें, यकृत, है ना, तो ये सारे अंग अलग अलग हैं, ये एक साथ मिलकर कार्य किए और इस प्रकार हमारा पाचन तंत्र बना। हमारे शरीर में जो भोजन गया वह पाचित हो गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं कोशिका के बारे में। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। मुख्यतः आज हम जिसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं वह मुख्यतः दो प्रकार की कोशिकाएं जो अलग अलग जीवों में पाई जाती हैं, और मुख्यतः इन्हें पूर्ण रूप से देखा जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक ऐसा भी जीव है जो चल पाता है, इस पर्यावरण में हमारे आसपास सराउंडिंग में चल पाता है, और एक ऐसा जीव जो चल नहीं पाता। तो जो चल नहीं पाता, ठीक, उसे हमने क्या नाम दिया, पादप। और पादप के अंदर जो कोशिकाएं पाई जा रही, ठीक, तो हमने उसके लिए शब्द क्या उपयोग किया, पादप कोशिकाएं। इसी प्रकार जो चल पा रहा है जीव, ठीक, एनिमल, तो उसके लिए जंतु, ठीक, तो हमने उसके लिए क्या, उनके अंदर की कोशिकाओं का जब अध्ययन कर रहे हैं तो हमने कहा जंतु कोशिका या एनिमल सेल। ठीक, तो लगभग दोनों ही कोशिकाओं में, एक पादप कोशिका और दूसरी जंतु कोशिका, लगभग उनके अंदर पाए जाने वाले अंगों और उनकी संरचनाएं लगभग समान होती है। कुछ अंतर होता है, उसके बारे में हम आगे देखते हैं कि क्या अंतर होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम कोशिका के बारे में चर्चा करना चाहे तो हम कोई भी एक कोशिका ले लेते हैं, जिस प्रकार जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका को आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कोई भी कोशिका है एक आवरण से घिरी रहती है, एक आवरण से, उसके चारों ओर एक बाउंड्री लाइन होती है। वह बाउंड्री लाइन, ठीक, उस बाउंड्री लाइन का हमने एक नाम दिया, हमने कहा यह एक प्रकार की झिल्ली है, ठीक, एक आवरण है, ठीक, एक मेम्ब्रेन है, तो हमने इसे नाम दिया कोशिका झिल्ली। ठीक, जो कि क्या कर रही है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक बाउंड्री है, तो सबसे पहले तो यह इसे एक यांत्रिक सहारा प्रदान कर रही है। दूसरा, इसके अंगों को सुरक्षित रख रही है। ठीक, तीसरा, हम अभी आगे देखेंगे, जब पोषण की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो भी पोषण हम प्राप्त कर रहे हैं तो वह कोशिका के अंदर जाता है, तो आदान प्रदान का साधन भी कोशिका झिल्ली बनती है। तो हमने इसे बोला कोशिका झिल्ली, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो यह हमें संरक्षण प्रदान करती है। इसी प्रकार आप पादप कोशिका में देखें तो यह झिल्ली जो पाई जा रही है, यह झिल्ली जो अंदर आप देख पा रहे हैं, पादप कोशिकाओं में दो प्रकार की मेम्ब्रेन्स होती है, दो प्रकार की अलग अलग झिल्लियां होती है। पहली एक अंदर वाली जो झिल्ली है उसे हमने क्या नाम दिया, कोशिका झिल्ली। अब यहीं पर अंतर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में शुरू हो जाता है। तो अंतर क्या कि हमने यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पर दो झिल्लियां बनाई। तो पादप कोशिकाओं में एक और झिल्ली पाई जाती है, वह झिल्ली एक प्रकार से निर्जीव होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है और बहुत ज्यादा हार्ड होती है, ठीक, कठोर होती है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे जो पादप है ना, हमारे जो पेड़ पौधे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान चल नहीं पाते, और उनकी सुरक्षा, प्रकृति में उनकी सुरक्षा अधिक देने के लिए उन्हें एक निर्जीव और कठोर झिल्ली दी गई, जिसे हमने कोशिका भित्ति कहा। जैसा कि आप देखोगे कि किसी के ऊपर भी किसी प्रकार का वार किया जाता है, किसी जीव के ऊपर
किसी प्रकार का वार किया जाता है। अगर हम एक मनुष्य ले लें और एक पौधे को ले लें, तो अगर किसी प्रकार से एक किसी हथियार का उपयोग करके वार किया जाए, तो अगर आप जंतु को देखोगे तो उस पर लगा हुआ वार उसे आसानी से कट कर देगा। लेकिन पादप कोशिका में जब ऐसा प्रहार होता है उन हथियारों की मदद से, तो वह आसानी से नहीं कटते हैं। तो उनके अंदर ये जो भित्ति पाई जा रही है, ठीक, जो बहुत ही कठोर और निर्जीव होती है और जो सेल्यूलोज की बनी होती है, यह इसे संरक्षित करती है, ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती है। इसी के कारण वह हवा, कई बार पानी, कई बार तूफान आते हैं, उसकी वजह से वह बचे रहते हैं हमेशा। तो प्रकृति ने उन्हें अलग से एक और ज्यादा झिल्ली दी है, जिसकी वजह से वह सुरक्षित है। ठीक, तो उसे हमने क्या नाम दिया? सेल वॉल या कोशिका भित्ति। ठीक, अब आगे बात करते हैं कि जैसे कि हमारे आसपास हमने देखा होगा, आप किसी विभाग में काम कर रहे हो, ठीक, आप किसी कोचिंग में काम कर रहे हो, या फिर आप अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हो, वहां पे एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक प्रशासन होता है जो पूरे कार्यों को वहां पे संभाल रहा होता है, उसे मैनेज कर रहा होता है। ठीक, इसी प्रकार कोशिका में भी एक ऐसा मैनेजर होता है, ठीक, एक मुख्य कार्यकर्ता के रूप में होता है जो उस कोशिका को नियंत्रित करता है। ठीक, उसके अंदर जो भी अंग पाए जा रहे हैं उनमें नियंत्रण देखता है, जो भी कार्य हो रहे हैं उसी के द्वारा आदेश तय होंगे, वो उसका आदेश होगा, उसका नियंत्रण होगा। ठीक, तो कोशिकाओं के अंदर, दोनों ही कोशिकाओं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, दोनों के अंदर यह अंग पाया जाता है जो कि एक मुख्य कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। जैसे कि यह हुआ, यह हमारा केंद्रक, जो आप गोलाकार और अंडाकार आकृति देख पा रहे हो, ठीक, यह लगभग लगभग केंद्र में हुई। तो यह जो गोलाकार आकृति आप देख पा रहे हो, यह आकृति क्या है? केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक, यह क्या करता है? अब यहीं से हमारे शुरू हो गए कार्य। ठीक, उनके अंदर पाए जाने वाले अंगों के कार्य। तो यह गोलाकार अंडाकार आकृति है जिसे हमने केंद्रक कहा। और यह केंद्रक का कार्य क्या है? सबसे पहला, यह तो मुख्य कार्यकर्ता होता है, मैनेजर होता है। दूसरा, यहीं से बात आती है कि वह जो शरीर के कोशिका के अंग है, जो भी क्रियाएं इसके अंतर्गत हो रही हैं, उसका नियंत्रण करने का, उसे कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक, तो यह हो गया हमारा केंद्रक। अब यहीं पर आप देख रहे हो कि केंद्रक के अंदर एक धागेनुमा संरचना पाई जा रही है। यह जो धागेनुमा संरचना है, वह इसके अंदर पाए जाने वाले गुणसूत्र है, जो कि छोटे ही छोटे धागों की संरचना में आ गए। होता क्या है, जैसा कि हम आगे चल के कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, तो कोशिका विभाजन में जब यह कोशिका विभाजित होती है, ठीक, तो यह जो गुण है, किसी भी कोशिका के अपने गुण है। जैसे हमारा शरीर है, आप, ठीक, आपके अपने गुण है, आपकी अपनी कला है। ठीक, तो वह कला आपके गुणों के कारण है। वह गुण कहाँ पाए जा रहे हैं? आपकी कोशिकाओं के अंदर। तो जब भी कोशिका विभाजित होती है, तो यह गुण जो होते हैं एक जीव से दूसरे जीव में, उस संतति कोशिका में स्थानांतरित होते हैं। तो जब वह स्थानांतरित होते हैं, तो यह एक्चुअली पे गुण स्थानांतरित हो रहे हैं। यह गुण किसके अंदर पाए जा रहे हैं? केंद्रक के अंदर। तो वह धागेनुमा संरचना में होते हैं। जब कोशिका विभाजन होती है तो ये क्रोमेटिड रूप में आते हैं। तो ये जो धागेनुमा संरचना पाई जाती है, इसे मुख्यतः जब यह विभाजित नहीं हो रही थी तो इसे क्रोमेटिन पदार्थ कहा जाता है। इसी प्रकार इसके अंदर एक और छोटा सा अंग होता है, जिसे आप लाल लाल डॉट डॉट में गोले आकार आकृति में देख रहे हो, इसे केंद्रिका कहा जाता है। हम आगे चल के इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि केंद्रिका क्या है। ठीक, तो उसके पहले आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक नलिकाकार आकृति, एक नलिकाकार आकृति, नली के आकार की एक आकृति है जो मुड़ी हुई जाती है। ठीक, और यह लगभग कई बार कोशिका झिल्ली तक रहती है। हाँ, और कई बार यह कोशिका झिल्ली तक भी नहीं फैली रहती। ठीक, तो इसे बोला जाता है अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदवी जालिका क्या होती है? ठीक, उसके पहले एक और हम अंग की बात करने वाले हैं, ताकि हम अंतःप्रदवी जालिका को और अच्छे से समझ पाए। तो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी केंद्रिका की। ठीक, केंद्रक क्या है? अंदर पाई जाने वाली केंद्रिका, जो डॉट आकृति। तो इसके अंदर एक अंग का निर्माण होता है, ठीक, जिसे हमने बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम, आप ये देख रहे हो, ये डॉट डॉट जो हमने अंतःप्रदवी जालिका में एक डॉट डॉट आकृति बनाई है, इसे, यह राइबोसोम है। इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? केंद्रिका के द्वारा था। केंद्रिका इसका निर्माण करती है, और जब केंद्रक से बाहर निकालती है, तो यह अंतःप्रदवी जालिका की सतह पर चिपक जाते हैं, और कुछ जो है समूह के रूप में अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। ठीक, और कुछ कई बार ये सिंगल भी पाए जाते हैं अलग अलग जगह पर, इन्हें राइबोसोम कहते हैं। तो राइबोसोम क्या है? इस सतह पर चिपकते हैं, और उसके बाद एक मुख्य कार्य इसका होता है प्रोटीन संश्लेषण का।
हमारे शरीर में हम पोषण ले रहे होते हैं, हम भोजन के रूप में रोटी खा रहे होते हैं, दाल खा रहे होते हैं, चावल खा रहे होते हैं, कई प्रकार की अलग अलग सब्जियां खा रहे होते हैं। उसके अंदर एक पोषण पाया जाता है जिसे वैज्ञानिक अलग अलग वैज्ञानिक नाम दिए गए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। जैसे हम चावल खा रहे होते हैं तो हमें नॉर्मली क्या प्राप्त हो रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार हम जब दालें खा रहे होते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन। तो वैज्ञानिक नाम के रूप में उसे देखा जाता है। तो जब हमने दाल खाया और उसके बाद प्रोटीन हमारे शरीर में गया तो वह प्रोटीन भोजन के रूप में संश्लेषित होता है, जैसा कि हमने देखा कि हमारे पाचन तंत्र में उसे एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ठीक, फिर यह कोशिकाओं में जाता है और कोशिकाओं में जाने के बाद इसका संश्लेषण होता है। ठीक, तो वह संश्लेषण किस प्रकार होता है, तो सबसे पहले अगर किसी प्रकार का प्रोटीन तत्व अंदर आया, ठीक, तो उसे अंदर ले जाने का काम कौन करता है, कोशिका झिल्ली की। जैसे हमने बोला था कि बाकी जो पोषण है उनका आदान करने का कार्य कौन करेगा, हमारी कोशिका झिल्ली। जैसे ही ये कोशिका झिल्ली के अंदर जाता है, यहाँ पर एक और तत्व होता है, वह उसे इसके अंदर हम देखें एक कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। उसके बारे में अभी देखेंगे कि ये जो सारे अंग हैं यह इधर उधर घूम रहे हैं तो एक द्रव्य पाया जाता है जो अर्ध तरल होता है, जिसे जीव द्रव्य कहा जाता है, कोशिका द्रव्य बोला जाता है। ठीक, तो यह इसके अंदर जाता है और इसे ले जाने का काम आरएनए करता है। आरएनए इसे क्या करता है कि आरएनए ले जाकर इसे अंतःप्रदवी जालिका की सतह के पास ले जाता है और राइबोसोम के पास इसे छोड़ देता है। अब राइबोसोम क्या करते हैं, तो राइबोसोम इसे संश्लेषित करने का कार्य करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और इसकी सहायता कौन कर रहा होता है, तो जो जिसकी सतह पर वह चिपके हुए, मतलब अंतःप्रदवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पर आपने देखा कि राइबोसोम कुछ इस ही पार्ट पर पाए जा रहे हैं, कुछ आधे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ ही भाग पर पाए जा रहे हैं, कुछ ही भाग पर नहीं पाए जा रहे हैं। इस आधार पर अंतःप्रदवी जालिका को दो भागों में विभाजित वर्गीकृत किया गया या विभाजित किया गया। एक को हमने जहां पर यह राइबोसोम चिपके हुए, ठीक, उसकी सतह खुरदुरी हो जाती है, तो पहली अंतःप्रदवी जालिका कहलाई क्या, खुरदुरी अंतःप्रदवी जालिका। और जिस पार्ट में यह नहीं चिपके होते, जिस भाग में यह नहीं चिपके होते, उसे हमने क्या बोला, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। जहां पर चिपके हुए वह सतह कैसी होगी, खुरदुरी, तो खुरदुरी अंतःप्रदवी जालिका या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा, जिस पार्ट पर या जिस भाग पर यह नहीं चिपके हुए उसे हमने क्या बोला, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अब अंतःप्रदवी जालिका का एक मुख्य कार्य क्या हो गया कि राइबोसोम जो प्रोटीन संश्लेषित करता है उसमें उसकी सहायता करना। ठीक, अब यह तो खुरदुरी अंतःप्रदवी जालिका में होता है, तो चिकनी अंतःप्रदवी जालिका में क्या होता है, तो मैंने एक नाम लिया वसा, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो वसा और लिपिड का संश्लेषण, ठीक, वसा और लिपिड का संश्लेषण यह चिकनी अंतःप्रदवी जालिका में होता है। ठीक, दोनों ही जंतु कोशिकाओं में भी और पादप कोशिकाओं में भी। पादप कोशिकाएं भी अपने अंदर पोषण ग्रहण करती हैं, ठीक, प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन बनाती है और फिर एक पोषण प्राप्त करती है। जंतु कोशिका परपोषी होता है, वह दूसरों के ऊपर निर्भर करता है, ठीक, वह दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है, ठीक, तो वह दूसरों से पोषण प्राप्त कर रहा होता है, लेकिन दोनों ही पोषण प्राप्त कर रहे होते हैं। तो वह पोषण किस रूप में आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के रूप में। तो प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य राइबोसोम का, जिसमें उसकी सहायता कर रहे हैं क्या, खुरदुरी अंतःप्रदवी जालिका, और जो चिकनी अंतःप्रदवी जालिका है वह क्या कार्य कर रही है, वसा और लिपिड का संश्लेषण। अब इसके अंतर जो संश्लेषण होता है, ठीक, आपने कई बार सुना होगा, कई बार आपके घर में आप बिस्किट लाते हो, वो एक पैकेट में आते हैं, पैक होके आते हैं। कई बार आप तेल ले रहे होते हो, वो आपको पैकेट में मिल रहा होता है। इसी प्रकार ये जो पोषण, जो संश्लेषण हुआ है, ठीक, तो इनकी भी पैकेजिंग होती है और कई बार इनका मॉडिफिकेशन होता है, रूपांतरण होता है। देखेंगे क्या होता है मॉडिफिकेशन या रूपांतरण। ठीक, तो इसका कार्य कौन कर रहा होता है, जैसे इनसे प्रोटीन संश्लेषण, वसा संश्लेषण हो जाता है, यह इन भागों को बनाने के बाद इसे दूसरे अंग में भेज देते हैं। ठीक, वह यहाँ पे भी प्रोटीन संश्लेषण हुआ, वसा का संश्लेषण हुआ और यह दूसरे संश्लेषित करने के बाद इन्हें दूसरे अंग में भेज देते हैं। वह अंग कौन सा है, तो उसके बारे में तो यहाँ पे एक छड़ाकार आप आकृति देख रहे हो, ठीक, ग्रीन कलर में आपको छड़ाकार आकृति दे रहे हैं, इससे बोला जाता है गोल्जी काय। ठीक, तो प्रोटीन और वसा संश्लेषित होने के बाद यह जो संश्लेषित पदार्थ यह भेजे जाते हैं गोल्जी काय के पास। किस लिए, पैकेजिंग करने के लिए, उन्हें बंद करने के लिए। तो ऐसा क्यों किया जाता है, तो कई बार आपने सुना होगा, देखा भी है दुकानों में 10 रुपए के भी पैकेट आते हैं बिस्किट के और 100 रुपए के भी पैकेट आते हैं, मतलब 100 ग्राम का भी पैकेट आता है और 1 किलो का भी बिस्किट का पैकेट आता है। ठीक, तो उनकी पैकेजिंग की जाती है।
अब पैकेजिंग किस आधार पर, तो हमारे शरीर में अलग अलग अंग पाए जा रहे हैं, अलग अलग अंगों को उनके नीड के हिसाब से, उनकी आवश्यकता के हिसाब से उन्हें कोई भी पदार्थ दिया जाता है। तो यह कौन तय करता है, इसे तय करने का काम पैकेजिंग और मॉडिफाई, रूपांतरित करने का, जो मैंने एक शब्द उपयोग किया था रूपांतरित, ठीक। तो ये प्रोटीन संश्लेषित हुए, किसी जीव को या किसी अंग को, किसी कोशिका के अंग को कम पदार्थ ही पोषण के लिए चाहिए, तो क्या किया हमने, जैसे बोला कि 10 रुपए का पैकेट बनाया, 100 ग्राम का पैकेट बनाया और एक 100 रुपए का पैकेट बनाया, मतलब 1 किलो का बिस्किट का पैकेट बनाया। इसी प्रकार पोषण के लिए क्या हुआ कि एक छोटा पैकेट बनाया, ठीक, और एक बड़ा पैकेट बनाया। तो वह पैकेट बनाने का कार्य, जो मॉडिफिकेशन या रूपांतरण किया गया, किसी को कम पोषण कम चाहिए तो छोटा पैकेट, किसी को ज्यादा चाहिए तो उनके लिए बड़ा पैकेट बनाया गया। तो वह मॉडिफिकेशन या रूपांतरण का कार्य किसके द्वारा किया गया, गोल्जी काय के द्वारा। तो यह गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है, एक ये क्षणाकार आकृति ये क्या कार्य करती है, तो किस जो भी संश्लेषित पदार्थ है उन्हें बंद करने या पैकेट करने या पैकेजिंग करने का कार्य करती है, और दूसरा उसे मॉडिफाई या रूपांतरित करने का कार्य करती है। और फिर उसके बाद क्या करती है, इन्हें यहां से अन्य अंगों पर भेज देती है जिन्हें भी पोषण की आवश्यकता है, ठीक। तो इस प्रकार ये गोल्जी काय के कार्य हुए, ठीक। अब यहाँ पे एक और कार्य गोल्जी काय और अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में बात करते हैं। एक हमारे पास और अंग का निर्माण करते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका और गोल्जी काय की मदद से। तो प्रोटीन संश्लेषण और वसा संश्लेषण के अलावा एक कार्य और होता है अंतःप्रद्रवी जालिका का, एक एंजाइम का निर्माण करती है। वह एंजाइम क्या है, तो उसके पहले बात करें कि एंजाइम का निर्माण होता है, और वैसे ही जैसे ही वो एंजाइम का निर्माण हुआ, तो जैसे मैंने बात की प्रोटीन संश्लेषण वसा संश्लेषण होगा, उसके बाद उसकी पैकेजिंग होगी। तो इसी प्रकार जब एंजाइम का निर्माण करते हैं तो वो एंजाइम गोल्जी काय के पास भेज दिए जाते हैं, और गोल्जी काय पैकेजिंग करने के बाद उसे पैकेट या उसे झिल्ली में लपेटने के बाद क्या करता है, बाहर छोड़ देता है और एक अंग का निर्माण हो जाता है। वह अंग कौन सा है, तो हम यहाँ पे देखते हैं वह अंग है लाइसोसोम, और इसके अंदर वो एंजाइम पाया जा रहा है जिसने अंतःप्रद्रवी जालिका ने बनाया था। तो लाइसोसोम क्या है, तो लाइसोसोम मुख्यतः इसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम अवशिष्ट पदार्थों, जैसा कि हमने देखा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, हम भी कुछ भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करने के बाद उसे पचाते हैं और कुछ हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ रह जाते हैं, फिर हमें उसे उत्सर्जित कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक। इसी प्रकार जब प्रोटीन का संश्लेषण हुआ, वसा का संश्लेषण हुआ, कुछ अवशिष्ट पदार्थ रह गए। कई बार कुछ अंग जो है कोशिका के अंग वो क्षतित हो जाते हैं, मतलब उनकी क्षति हो जाती है और वो खराब हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। तो ये कुछ पदार्थ इसी द्रव्य में या इसी कोशिका के अंदर घूमते रहते हैं, तो इसे पाचित करने का काम या इसे समाप्त करने का कार्य कौन करता है, लाइसोसोम करता है। और वह किसकी मदद से करता है, जैसे ही कोई अवशिष्ट पदार्थ है इनके अंदर जाएगा, ठीक, और इसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम इसे पाचित कर देते हैं। तो दोनों ही जंतु कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं में यह अंग पाया जाता है लाइसोसोम, ठीक। एक वेसिकल, एक पुट्टिका के आकार की आकृति होती है, इसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम इसे पाचित कर देते हैं इन अवशिष्ट पदार्थ को। कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर में भी कोशिकाएं कई सारी समाप्त हो रही होती है, उन्हें क्षति पहुंच जाती है, तो क्षति के कारण में जब समाप्त हो रही होती है तो यह लाइसोसोम एक कार्य और करता है। जब ऐसा उसे लगता है कि लगभग सारे शरीर की जो कोशिका है उसके सारे अंग समाप्त हो गए, उनमें क्षति हो गई, तो यह फट जाता है और इसके जो एंजाइम है वह उसी कोशिका में, उसी द्रव्य में फैल जाते हैं, और फैलने के बाद वह पूर्ण रूप से अपनी कोशिका को ही समाप्त कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम के लिए एक और शब्द का उपयोग किया जाता है, क्या, आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग। आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि एक हमारे कोशिका में एक अंग पाया जाता है जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो वो कौन सा अंग होता है, लाइसोसोम। तो ये हमारा हो गया लाइसोसोम। इसका निर्माण किसने किया, गोल्जी काय ने। इसके अंदर के एंजाइम्स किसने बनाए, किसने बनाए, अंतःप्रद्रवी जालिका ने। इसी प्रकार अब पोषण बन गया, पोषण अलग अलग जगह पर जा रहा है, ठीक है। कई बार जल होता है, ठीक। तो हमारे घर में भी ऐसे हम रह रहे होते हैं और फिर हमारे पास कुछ अधिक सामान होता है तो हम उसके लिए एक कमरा बना देते हैं जिसे हम स्टोरेज रूम बोलते हैं, है ना, संग्राहक कर। तो हम इसी प्रकार कोशिका में भी एक अंग पाया जाता है जो कि इन चीजों का संग्रहण भी कर रहा होता है, जो भी अधिक पदार्थ हो रहे होते हैं उनका संग्रहण कर रहा होता है। तो उसके रूप में हम यहाँ पर देखते हैं एक अंग रसधानी। आप देख पा रहे हो कि पादप कोशिका में यह रसधानी जो है वो बड़ी पाई जाती है और जंतु कोशिकाओं में यह छोटी सी रसधानी पाई जाती है। तो ऐसा क्यों? पादप कोशिकाओं के बारे में मैंने बात की कि वह अपना भोजन कैसे बनाते हैं, अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। लगभग पूरा दिन उनके पास धूप होती है, सूरज की रोशनी होती है, उसकी ऊर्जा होती है, उससे वह प्रकाश। तो जैसा कि हम बात देख रहे थे कि संग्राहककर्ता के रूप में हमने रसधानी को देखा, तो रसधानी में पादप कोशिकाओं के अंदर क्या होता है
कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जिसके आधार पर वे पोषण बनाते हैं। ठीक, अपने सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपना पोषण बनाते हैं, तो उसे संग्रहित कई बार वह अपने लिए एक्स्ट्रा भोजन बना लेते हैं। जैसे कि आजकल मनुष्य क्या हो गया है, वह तो रात को भी रात्रिचर हो गया है, रातों को भी जगता रहता है, तो उसे अगर रात में भी भूख लगती है वह अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। कि हमने बात की जंतु क्या होता है, परपोषी होता है, दूसरों के ऊपर पोषण के ऊपर निर्भर रहता है, लेकिन पादप क्या है, स्वपोषी होता है, तो वह अपना भोजन संग्रहित करता है। और इसी प्रकार उसके अंदर जल की मात्रा भी अधिक होने के लिए, जैसा कि वह बाहर है, दिन भर धूप में खड़ा है, अगर मनुष्य दिन भर धूप में बाहर खड़ा हो जाए तो क्या होगा, उसके अंदर का जल स्तर कम हो जाएगा। इसी प्रकार अब पादप भी बाहर खड़ा हुआ है तो उसके अंदर उन्हें जल की आवश्यकता होती है अलग अधिक से अधिक, तो जल और भोजन को संग्रहित करने के लिए उनके अंदर जो वैक्यूल होती है, जो राजधानी होती है, वह बड़ी होती है। और जंतु कोशिका को किसी संग्रहण की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए उनके अंदर जो थैली होती है, जो राजधानी के रूप में जो संग्रहित करते हुए राजधानी, वो छोटी होती है। ठीक, तो यह एक संग्राहककर्ता के रूप में हमने एक अंग देखा। इसी प्रकार अब यह कई सारे कार्य हो रहे हैं। अब यह जो कार्य हो रहे हैं इसके लिए शरीर को ऊर्जा चाहिए, तो वह ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है, तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक और अंग पाया जाता है जिसे कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। चाहे वो जंतु कोशिका हो चाहे वह पादप कोशिका हो, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब हमने देख लिया प्रोटीन का संश्लेषण, वसा का संश्लेषण। ठीक, इसी प्रकार हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट भी हम प्राप्त कर रहे होते हैं, ग्लूकोज भी प्राप्त कर रहे होते हैं, तो उसके संश्लेषण और ऊर्जा बनाने का कार्य वह कौन करता है, तो वह अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए आपने एक शब्द सुना होगा कोशिका के बारे में कि एक कोशिका में पावर हाउस पाया जाता है, ऊर्जा गृह पाया जाता है, और वह ऊर्जा गृह का अंग कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके अंदर आप देख रहे होते हैं वलयाकार आकृति होती है, तो यह उसे मदद करती है, सहायता करती है ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बनाने में। ठीक, और यह ऊर्जा गृह इसलिए भी होता है कि शरीर में 36 एटीपी ऊर्जा के लिए उपयोग शब्द किया गया है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बारे में अलग से चर्चा की जा सकती है, उसके पहले हम इसे आप मान सकते हो कि यह एक प्रकार की ऊर्जा है। तो 36 एटीपी में लगभग 34 एटीपी ऊर्जा बनाने का कार्य कौन करता है, तो वह माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और इसी प्रकार यह जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यह बहुत ही विशेष अंग होता है इस कोशिका के अंदर। इसके पास अपना स्वयं का डीएनए होता है, स्वयं के गुणसूत्र भी होते हैं। इसी प्रकार यह क्या करता है, कुछ प्रोटीन का संश्लेषण स्वयं भी कर पाता है। तो यह इकलौता ऐसा अंग है जो इसमें विशेष है, और इसके पास स्वयं का प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य, ऊर्जा बनाने का कार्य और अपने स्वयं के डीएनए होते हैं। तो यह बहुत ही विशिष्ट अंग होता है। ठीक, इसी प्रकार अलग अलग अंगों के बारे में हमने देख लिया। अब कुछ ऐसे अंग हैं जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, और कुछ जंतु कोशिका में पाए जाते हैं और पादप कोशिका में नहीं पाए जाते। तो जंतु कोशिका में एक अंग होता है हमारा तारक काय। ठीक, तो तारक काय एक जिसे सेंट्रोसोम कहा जाता है, यह अंग जो होता है यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तो जब हम कोशिका विभाजन के बारे में बात करेंगे तब इसके बारे में चर्चा और अधिक विस्तार से की जा सकती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं यह जो अंग होता है इसका मुख्य कार्य द्विगुणित होकर, जब कोशिका विभाजित होती है उस वक्त द्विगुणित मतलब दो भागों में विभाजित हो जाता है। जब यह विभाजित हो जाता है तो उसके लिए उस वक्त शब्द उपयोग किया जाता है सेंट्रियोल या तारक केंद्र। तो यह दो भागों में विभाजित होकर अलग अलग ध्रुवों की ओर जाता है, और इसके अंदर से एक तारक रश्मियाएं निकलती हैं, और यह जो हमारा गुणसूत्र था यह भी विभाजित होता है, और इन दोनों रश्मियाओं से यह जुड़कर कोशिका विभाजन का कार्य करता है। उसे हम कोशिका विभाजन के कार्य में विस्तार से इसे देख सकते हैं। इसी प्रकार पादप कोशिकाओं में भी एक अंग पाया जाता है लवक। पादप कोशिकाओं में एक कोशिका अंग पाया जाता है लवक। ठीक, तो आप लवक के बारे में बात करें तो यह अलग अलग कोशिकाओं में, पादप के ही अलग अलग अंगों में, जैसे कि उसकी पत्तियां हो गई, उसकी जड़ें हो गई, उसके तन, तो अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। नाम से ही आप देख पा रहे हो, हरित लवक मतलब हरा। ठीक, वहां पे एक पिगमेंट पाया जाता है, एक रंजक पाया जाता है हरित लवक, जिसके कारण हरित होता है। और हरित लवक का सबसे मुख्य कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण में सहायता देना। ठीक, जब सौर ऊर्जा आती है उस वक्त प्रकाश संश्लेषण, तो हरित लवक इस पर मुख्य भूमिका निभा रहा होता है। तो वह पत्तियों में मुख्यतः पाया जाता है, जिससे पत्तियों को हम कहते हैं पादप का रसोई घर। ठीक, तो उसमें हरित लवक पाया जाता है। इसी प्रकार से एक होता है वर्णी लवक। ठीक,
वर्णी लवक की बात करें तो वह क्या कार्य करता है, तो आपने कई बार देखा होगा टमाटर से इनमें रंग पाए जाते हैं, तो ये जो वर्ण पाए जाते हैं या किसकी मदद से पाए जाते हैं या किसके किसके कारण पाए जाते हैं, तो वह वर्णी लवक होता है। इसी प्रकार अवर्णी लवक, जहां पे पादप कोशिकाओं में किसी प्रकार के रंग नहीं पाए जाते, जैसे कि जड़, तो वह अवर्णी लवक वहां पर प्राप्त होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने बात कर ली कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, गोल्जी काय, अंतरपदवी जालिका, राइबोसोम, केंद्रक, रसधानी और माइटोकॉन्ड्रिया, अलग अलग अंगों के बारे में। यह अंग मुख्य अंग है जिनके बारे में हमें बहुत ज्यादा जरूरी था, महत्वपूर्ण होते हैं और इनके बारे में आपसे कई सारे एग्जाम्स में इनके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मेंस की बात करें तो मेंस में, अगर एमपीपीएससी की बात करें तो एमपीपीएससी में डायरेक्टली बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है हमेशा से कोशिका से, तो हर बार कोशिका से क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार अलग अलग एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक, इसके बाद हम इसकी कोशिका के विभाजित होने की बात करेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि जीव वृद्धि भी करता है, उसका एक लक्षण वृद्धि करना भी है। तो अगर जीव वृद्धि कर रहा है तो जीव दो प्रकार से वृद्धि करेगा, एक से उनकी संख्या में वृद्धि होगी और दूसरा उसका विकास हो। तो जैसे कि एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा बड़ा होता है, ठीक, तो उसके अंदर वह वृद्धि कर रहा है। अब उसके अंदर ऐसा क्या हो रहा था कि वह वृद्धि कर रहा है, तो वह क्या हो रहा था, कोशिका में वृद्धियां होती, कोशिका में वृद्धि होती है, उसके कारण जीव में विकास होता है। इसी प्रकार